अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल जिसका नाम है पत्थरों की बस्ती में। नावल को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का नावल पत्थरों की बस्ती में। इसका फैंसी बहुत बड़ा मेल ऑनर था, लिहाजा इनकी तरफ से तैयारियां देखने वाली थीं। हुरैन साद की उंगली थाम कर इसके पास ही ले आई थी, जिसने सर दर्द का बहाना बनाकर खुद को फ़िलहाल कमरे में मुकीद कर लिया था। हुरैन अब इससे बातें कर रही थी। आनी, क्या आप मम्मा की तरह दुल्हन बनेंगी? नहीं बेटे, फिर आपके घर इतने सारे लोग क्यों आए हैं? पापा कह रहे थे कि आपकी शादी हो रही है। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, आपके पापा का दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। पता है आनी, कल रात पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनके दोस्त आए थे, वो पापा को डांट रहे थे। क्यों? हुरैन की अनोखी बात सुनकर वो हैरान हुई थी। पता नहीं, पापा आजकल अपने कमरे से ही नहीं निकलते। दादी माँ रोती रहती हैं और साथ भी, मगर उन्हें कुछ खबर नहीं। रोज़ाना मेरा होमवर्क रह जाता है साथ की वजह से, और रोज़ाना टीचर पूरी क्लास के सामने मेरी पिटाई करती हैं। पापा स्कूल गए थे तो प्रिंसिपल ने उनसे भी मेरी शिकायत की थी। जब मम्मा थी तो प्रिंसिपल मेरी बहुत तारीफ़ करती थी। अब डांटती रहती हैं आनी। जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आ जाती, क्या आप मेरी और साद की मम्मा नहीं बन सकती? बिला तकान बोलती इस मासूम बच्ची के आइज़ाना लहजे ने इसे जैसे साकित कर दिया था। इसकी पलकें लम्हों में आंसुओं के बार से बोझल हुई थी। नहीं हुरैन, मैं आपकी मम्मा जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन साद तो आपसे बहुत प्यार करता है, मम्मा पापा से भी ज़्यादा। आनी, अगर मेरी मम्मा कभी वापस ना आई तो क्या तब भी आप मेरी मम्मा नहीं बनेंगी? वो इसे हद दर्जा मानूस हो गई थी। कैफिया ने नम आंखों से इसकी तरफ देखते हुए उसे खींच कर अपने साथ लगा लिया। फ़ायज़ा बेगम की तबीयत पिछले कई दिनों से नासाज थी, मगर इनके तीनों बेटों को ही इनकी जानब तवज्जो करने की फुर्सत नहीं थी। सारा की अचानक गुमशुदगी ने इसे होने वाली रुसवाई ने जैसे आग दहका रखी थी इनके अंदर। शायद इसकी गुमशुदगी का सारा इल्ज़ाम अपने पुराने गुस्से की आग पर पानी डालने के लिए असलम लोहार और उसके इकलौते बेटे पर डालकर इसे लंबी सज़ा करवाने पर बंद हो गया था। असलम लोहार की बीवी सुबह शाम झोली फैला फैला कर इस और इसके मुतालिक पुलिस वालों को बददुआएं देती फिरती थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसने न किसी की आँव से डर लगता था, न बद्दुआओं पर यकीन था, लिहाजा खूब जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। गाँव में बेकस, गरीब, मजबूर, अनपढ़ देहातियों और सीधे साधे लोगों पर जुल्म का भी अपना ही अलग मज़ा था। इसलिए इसके लिए हर बेज़मीर बेहिस जालिम की तरह इसे भी खुदाई करके तस्कीन मिल रही थी। अपने बेटों की इस बेरहमी ने फ़ायज़ा बेगम को बिस्तर से लगा छोड़ा था। इस रोज़ इनके सीने में बहुत तकलीफ़ थी। ज़हरा अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इनकी तकलीफ़ दूर करने की, मगर वहाँ कोई अफाका नहीं था। वो खालिस देसी रुई गर्म करके जिस वक्त इनके सीने पर टकोर कर रही थी, तब उन्होंने कहा था, ज़ोरा, तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। मैं जीते ही तेरे एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन इस दायमी जहाँ में ज़रूर तेरे लिए रब सोने के हज़ूर फरियाद करूँगी। तूने मेरी धी को इस जालिम भाइयों के कहर से बचाकर बड़ा एहसान किया है पुत्र। मेरे बाद कभी ख्याल रखना इसका। मेरी धी बड़ी नमानी है। तकलीफ़ के बायस इनका लहजा बुलंद था। ज़हरा का दिल काँप उठा। ना चाची, ऐसे ना कहे, मैं भी औरत हूँ और औरत के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। सारा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मेरे होते कोई इसके पाँव की धूल को भी नहीं छू सकता। वो अपनी रो में लगी हुई थी। इसे गुमान ही नहीं था कि इसका शौहर और दोनों देवर कमरे की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। एक लख्त सफ़ेद चेहरे के साथ वो पलटी थी और अपने शौहर की आंखों में खून उबलते देखकर सहम गई थी। हरामजादी, हमारा खाकर हमें ही हाथ दिखाती है। शायद जैसे इसने बच्चों की तरह पाला था, लपक कर इसके लंबे बालों की चोटी को गिरफ्त में ले चुका था, जबकि इसके शोर ज़िया ने आगे बढ़कर फ़ायज़ा बेगम की मौजूदगी की परवाह किए बगैर इसकी कमर में इतनी ज़ोर से लात रसीद की कि वो दर्द से करा भी ना सकी। इसने प्यार और गद्दारी सारे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसने अपने बालों से पकड़कर बेदर्दी से बाहर सहन में घसीटते हुए ज़िया चीख रहा था। फ़ायज़ा बेगम ने बिलखते हुए उठने की कोशिश की तो रियाज ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। तू पड़ी पड़ी रह माँ, मियाँ बीवी का मामला है, तुम बीच में मत आ। अरे मुझे छोड़ो, मेरी बेटी है वो, खुदा के कहर से डरो ज़ालिमों, इसकी पकड़ बहुत सख्त है। बड़े बड़े गाज़िबों की ज़मीन जायदादें यहीं रह गईं। अम्मा को चुप करा रियाज, नहीं तो इस पर भी मीटर अम्मा को चुप कराओ रियाज, नहीं तो इस पर भी मीटर घूम जाएगा। शायद के लहजे में आग की तपिश थी। रियाज ने फ़ायज़ा बेगम के मुंह पर अपना हाथ जमा दिया, जबकि ज़िया अब किचन में मिट्टी के तेल की बोतल के साथ माचिस ढूंढ रहा था। कुर्बो जवार के घरों की खवातीन मुंह पर कपड़ा लेकर अपने अपने घर की छतों पर चौधरियों के घर होने वाला यह नया तमाशा देख रही थी। गाँव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन तीनों को इनके जुल्म से बाज रखने की सही कर सकता। जोहरा के हाथ तो इसकी लंबी चोटी से बांध कर अब शायद ने इसकी टांगें काबू कर रखी थी, जबकि इसकी 15 साल रफाकत में इसकी सारी खिदमत गुजारियों पर पानी फेरने वाला इसका जालिम मजाजी खुदा इस पर मिट्टी का तेल फेंक के इस पानी में नहला रहा हो। अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले इन मुस्लिम शैतानों ने अपने गुस्से की आग में इस वक्त इस मुस्लिम पाकबाज औरत को सती कहा था। वो तो बेवा भी नहीं थी, तो आग की शोलों की नज़र करने वाला खुद इसका अपना शौहर ही था। महज चंद लम्हों का खेल था, मगर रहा था जैसे चंद लम्हों के इस भयानक खेल में एक भरपूर जानदार जिंदगी का बाब खत्म हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सालार को जैसे ही इस अफसोसनाक वाकई खबर हुई, अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके फ़ौरन वहाँ पहुंचा, मगर अब वहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियों की राख का ढेर था।
ज़िया, रियाज और शाहिद तीनों का कुछ पता नहीं था कि कहाँ रोपोश हो गए हैं और जुड़े हुए घर के वीरान कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ी फ़ायज़ा बेगम जैसे अपनी आखिरी सांस पूरी कर रही थी। सालार का दिमाग जैसे फ्रीज हो गया था। इतना सब कुछ हो जाने का तो उसे गुमान ही नहीं था। गम्मा गुस्से से इसकी हालत जैसे पागलों जैसी हो गई थी। इस लम्हे इसने फौरी तौर पर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को सख्ती से किसी भी हाल में इन तीनों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया था। जोहरा की अफसोसनाक वफात के लिए रोज़ फ़ायज़ा बेगम ने भी चुपचाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इसे इतनी फुर्सत भी ना मिल सकी थी कि वो सारा को तमाम सूरत हाल से बाखबर करके वहां ला सकता है। इसके घर वाले हवेली आ गए थे। अभी वो फ़ायज़ा बेगम की तदफीन से फारिग हुआ था कि इलाके के मिनिस्टर की कॉल आ गई, जिसने फौरी मुलाकात के लिए इसे अपनी कोठी पर तलब कर लिया। आओ जवान, सुना है प्रमोशन हो गई है तुम्हारी भी, बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे वो मिनिस्टर के हजूर पेश हुआ, सलाम दुआ के बाद पहला जुमला इसको सुनने को मिला, जी अल्लाह का करम है। आपको ये मुबारकबाद का शुक्रिया। मुझे कैसे तलब फरमाया आपने। काम था यार, तुम्हें तो पता है हम लोग सुबह शाम आवाम की खिदमत में कितने मसरूफ़ रहते हैं। मेल मुलाकातों के लिए टाइम कम ही मिलता है। जी मैं जानता हूँ और मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया, मगर सॉरी सर, मैं इस वक्त घर में मसरूफ़ था। मेरी मिसेज़ की भाभी और माँ की रहलत हो गई है। मुझे सारी खबर डीएसपी साहब ज़्यादा टाइम पास भी नहीं है। आजकल तो वैसे भी इलेक्शन सर पे हैं, तो मैं बस इतना बताना था कि जो लड़की, क्या नाम था इसका, हाँ ज़ोहरा, वो जो मरियस का कत्ल अपनी जेल में किसी भी XYZ पर डालकर केस बना दो। जो असल मुजरिम है इनके साथ मेरे बेटे की अच्छी उठ बैठ है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। सॉरी सर, मरने वाली को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ था और इसकी नागहानी मौत के बायस मेरी सगी फूफो की वफात भी हो गई है। इसलिए ये केस कोई मामूली केस नहीं है मेरे लिए जिसमें किसी की गुनाह की सज़ा किसी और को दे दूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ जवान, मगर तुम टेंशन ना लो। ये नमानी औरतें ये अल्लाह ने हमारे काम आने के लिए ही बनाई हैं। यहाँ गांव पिंडों में यूं ही गायों पैसों की तरह रोज़ मरती रहती हैं। ये कोई FIR नहीं करती, कोई गिरफ्तार नहीं होता। जो भी हो जाए तो ज़्यादा दिन अंदर नहीं रहता। उससे को जाने दो और अपनी मजीद तरक्की के ख्वाब देखो। मैं कल ही ऊपर बात करके एक दो फूल और लगवा देता हूँ तुम्हारी वर्दी पर। सॉरी सर, मुझे ये घास मंजूर नहीं। बेशक आपकी पहुंच ऊंची है, मगर मैं अपने फ़र्ज से कोताही नहीं बरत सकता। अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मिनिस्टर को इल्म भी नहीं था कि नई नई तरक्की पाने वाला वो पुलिस अफसर इतना टेढ़ा होगा। इसने फौरी तौर पर ज़िया, रियाज और शाहिद की अमूरी जमानत करवाकर उन्हें भरपूर तसल्ली के साथ हवेली से रुखसत कर दी और खुद इस मसले का हल अपने तौर पर निकालने की कोशिश फिलहाल साइड पर रख दी। रात खासी गहरी हो रही थी जब वो थकन ज़दा वजूद के साथ अपने फ्लैट की तरफ वापस आ रहा था। सारा जो इसकी दो दिन मुसलसल गैर मौजूदगी बायस अच्छी खासी परेशान हो गई थी, अब से देखते ही शुरू हो गई। आ गया घर याद में पूछती हो मेरा कसूर क्या है जो मुझे यहाँ जानवरों की तरह लाकर कैद कर दिया है और खुद पता नहीं कहाँ कहाँ अयाशी करते फिर रहे हो। इसके लहजे में चिंगाड़ थी। सलार ने कुछ देर गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखने के बाद रुख फेर लिया। मसरूफ था मैं बहुत ज़्यादा, तो मेरा क्या कसूर है जो भूखे प्यासे मुझे अपने यहाँ अजनबी सुनसान इलाके में लाकर कैद किया है। कोई कैद नहीं किया मैंने तुम्हें। यहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय मौजूद है, हिलकर खा पी सकती हो, किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। पहली बार इसकी बदतमीजी का जवाब इसने तल्खी से दिया था। वो गंग सी इसे देखने लगी। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जो थोड़ा बहुत सामान है पैक कर लो। इसकी हैरानी पर दूसरे ही लम्हे थके थके से अंदाज में कहता वो बेड पर गिर पड़ा था। सारा कुछ पहले से टटोलती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, सालार गांव में सब कैसे हैं? पता नहीं क्यों कल शाम से मेरा दिल बहुत परेशान है। ठीक है सब, तुम्हारे भाइयों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सारा आंखों से बाजू हटाए बगैर वो नजिंदगी से बोला, जिस पर वो मजीद उलझ कर रहेगी। कब हुआ है ट्रांसफ़र? कल शाम सुबह मिनिस्टर ने बुलाकर ज़मीर की बोली लगाई और शाम में जुल्म के सामने सर न झुकाने के जुर्म में ट्रांसफ़र आर्डर आ गए। वाट, लेकिन इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? कुछ रोज़ तो लगते हैं ट्रांसफ़र आर्डर में। तुम नहीं समझोगी सारा, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। बड़ी कुर्सियों पर बराजमान बड़े अफसरान की कलम की एक जंबिश क्या नहीं कर सकती। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मामूली सी बात पर वो इतना दुखी और परेशान क्यों था। खाना खाओगे? नहीं, बस सोने लगा हूँ मैं। तुमने अगर नहीं खाया तो खा लो। और वो जो ज़ारा भाभी ने कुछ चीज़ें दी थी तुम्हें, मुझे वो इस्तेमाल कर ली कि नहीं? कर ली थी। मेरे घर की चीज़ों की बात ही अलग है। आज वो शिकस्ता लग रहा था, इसका मूड खुद ब खुद अच्छा हो गया। अगले रोज़ वो खासा लेट बेदार हुआ था। इस रोज़ पहली बार सारा ने नाश्ता तैयार किया क्योंकि इसे खुद बहुत भूख महसूस हो रही थी। सालार का कोई दोस्त मिलने आया था, लिहाजा वो नाश्ता किए बगैर मसरूफ़ हो गया। बैरूनी दरवाजे पर बड़ा इसका मुंह चढ़ाना कफल अब वहाँ नहीं था। ये इसके लिए इंतहाई खुशी की बात थी। सालार का दोस्त रुखसत हो चुका था और वो अब कफल की परवाह किए बगैर शावर लेने वॉशरूम में घुस चुका था। सारा के लिए ये मौका किसी गैबी इमदाद से कम नहीं था। वो कमरे में आई और एक कागज घसीट कर जल्दी जल्दी इस पर सालान के नाम एक छोटी सी तहरीर लिखने लगी, जिसमें ये दर्ज किया कि वो इस बाइज्जत तरीके से गाँव से रुखसत करवा कर लाए, तब वो इसके साथ भरपूर खुशगवार जिंदगी गुजार सकती है। ये चिट्ठी इसने बेड पर ओपन रखी और खुद चादर उठाकर छपाक से बाहर निकल गई। कितने दिन हो गए थे इसे बाहर की दुनिया देखे। रोड पर आकर एक अजीब सा एहसास इसने इसे दबोच लिया। पता नहीं भाई इसे इतने दिनों के बाद सामने देखकर इसका क्या हश्र करते हैं। माँ और भाभी ने तो ज़रूर रो रो कर आंखें सुजा ली होंगी। मुख्तलिफ सोचों के असार में जकड़ी बलाकर वो अपने गाँव की बड़ी सड़क पर गाड़ी से उतर गई। इसी पल ज़िया और रियाज जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, इनकी निगाह इस पर पड़ी और वो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते इसकी तरफ बढ़ आए। सारा अपने भाई की पुकार पर इसने फौरन पलट कर देखा और भाग कर इनके करीब आ गई। ज़िया भाई, रियाज भाई, मुझे माफ़ कर दे। फौरन आंखों में आंसू भरकर इसने ज़िया भाई का हाथ चूम लिया।
जिस पर उन्होंने भी नरमी का मुजाहरा किया। चल घर चल कर बात करते हैं। वो जो डर रही थी इनकी नरमी पर हैरान होती कपकपाती जिस और लरजते दिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। सलार ने शावर लेकर जैसे ही कमरे में कदम रखा, भां भां करते घर और बेड पर आंखों के सामने पड़े कागज इससे अजीब से खदशे में मुब्तला कर दिया। पलट कर फौरन बैरूनी दरवाजे को देख कर इसका दिल धक से रह गया। एक लपक कर बेड पर पड़े सफ़ेद कागज पर निगाहें दौड़ाते जैसे हुए इससे लिखा, जैसे इसका बदन सुन्न हो गया। और सारा ने इस दर्जे से बेवफाई हो हिमाकत की तवक्को नहीं थी। इसे किसी अनजाने खदशे के पेश नज़र टॉवल बेड पर फेंक कर फ़ौरन गाँव की तरफ रवाना हो गया था। इस रोज़ मौसम बहुत प्यारा था। रुखसत हुए भी दिसंबर की उदास शामों ने इसका दिल जैसे दिल किया हुआ था। वो अपने फियांसे के बेहद इसरार पर सिर्फ अपने भाई और भाई की खुशियों के लिए इसके साथ घूमने आई थी। बिलाशुबा इसका फियांसी किसी भी खूबसूरत समझदार लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर इसका दिल जाने क्यों इसकी तरफ राग़िब नहीं हो रहा था। इस वक्त वो दोनों आवारी से निकले थे जब अचानक हुरैन ने इसे देखा। आनी वो बेहद चौंक कर आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हुई थी। इसे कुछ ही फासले पर अजीम साद और हुरैन के साथ खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। साद की निगाह भी इस पर पड़ गई और वो अजीम की बाहों में इसकी तरफ आने के लिए मचल रहा था। माँ मम्मा हाथ पाँव चलाते हुए इसने अपनी ही रट शुरू कर दी थी, जिस पर वो भुखला कर रह गई, क्योंकि इस वक्त इसका होने वाला मजाजी खुदा इसके साथ था। मामा, ये बच्चा तुम्हें मामा कह रहा है। साद की पुकार पर वो चौंका था। कैफिया से ये वजाहत करना मुश्किल हो गई। हाँ, वो असल में इन बच्चों की माँ की वफात हो गई है तो तुमने इनकी माँ बनने का मनसब संभाल लिया है। थोड़ी देर कबल फूल बरसाने वाले लहजे में अचानक तल्खी दर आई थी। वो इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर गड़बड़ा गई। नहीं, असल में ये बच्चे मुझसे बहुत अटैच है, इसीलिए तुम्हें अपनी माँ समझने लगे। एक बार फिर इसकी बात काट कर वो खफगी से बोला था, ये गलत है कैफिया, अभी कुछ रोज़ बाद हमारी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता तुम इन बच्चों के साथ इतनी अटैच हो जाओ कि फिर इनके बगैर खुश न रह सको। इसलिए प्लीज़ आइंदा इनसे दूर रहने की कोशिश करना। निगाहें मुसलसल अजीम लगारी की शानदार शख्सियत पर जमाए वो इसे तंबीह कर रहा था। कैफिया को दिफा में एक लफ्ज़ कहने का मौका भी नहीं दिया था इसने। अब चलो प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसे कहीं जाना है। इसका हाथ हुरमैन से छुड़ाकर इसे ज़बरदस्ती से गाड़ी की तरफ खींच और अगले ही पल खुद भी इसके बराबर में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। साथ अब भी अजीम की बाहों में मचलते हुए इसके लिए रो रहा था। सड़क पर खड़ी थी हुरैन, अब भी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए अपने ही आंसू पी रही थी, जबकि अजीम इसने इस शख्स की आंखों में इस लम्हे एक अजीब सा अलाव देखा था, जिसकी वजह से पूरी रात इसकी बेहद इज़्तिराब के आलम में कटी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर भाई के ऑफिस रवाना होने के बाद भाभी ने इसे घेर कर बैठ गई। कल खुर्रम बहुत गुस्से हो रहा था। कैफिया कह रहा था तुम्हें ज़ैनब बी के घर जाने से रोकूं। जवान लड़का है, इनका ऊंच नीच हो गई तो कितनी रुसवाई होगी। इसका दिमाग ख़राब है भाभी। मैं वहाँ ज़ैनब बी और बच्चों की वजह से जाती हूँ, इनकी जवान लड़के से मिलने नहीं जाती। भाभी की बात पर खुर्रम का गुबार इसने अब निकाला था, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। बुरा मनाने की बात नहीं है कैफ, इसकी नज़र से देखो तो बात ठीक है। कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में, ख्वामखा लोगों को बात करने का मौका क्यों दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ज़ैनब भी और इनका बेटा भी बुरा नहीं, मगर खुर्रम मेरी निगाह से नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज़ तुम अब थोड़ी एहतियात करना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी। गहरी सांस भरकर मजीद कुछ भी कहे बगैर वो नाश्ता छोड़कर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। सामने ज़ैनब बी की लान में अच्छी खासी धूप बिखरी थी। वो बोझो दिल लिए कितनी देर टेरेस पर खड़ी इस लान की तरफ देखती रही। सारा कहाँ है? 3 घंटे का सफ़र 2 घंटों में तय करके वो अब ज़िया भाई के सामने खड़ा इनसे पूछ रहा था। जवाब में शाहिद ने उठकर इसे आंखें दिखाई कि इस शख्स देख लिए मेरे हाथ तेरे जैसे मामूली अफसर यूं चूंटियों की तरह मसल कर फेंक दिए जाते हैं। आया बड़ा फर्ज शनास कहेगा। मैं सारा का पूछ रहा हूँ, सारा कहाँ है? इस बार वो दहाड़ा था जिस पर ज़िया भाई को जलाल आ गया। होली बोल सलार, यहाँ ऊंची कोई नहीं सुनता। सारा अब हमारी पनाह में है। तुम क्या समझते हो? ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा कर बड़ा तीर मार लिया तुमने। शट अप, मेरी बीवी है वो, कानूनन भी और इस्लाम की रोज़ से भी। अब और इस वक्त अगर आप लोगों ने इसे मेरे हवाले नहीं किया तो बहुत बुरा करूँगा मैं आपके साथ। ओए जा, बहुत देखे तेरे जैसे भड़के मारते अफसर, खुला के नोटिस मिल जाएंगे कल। जा, जो होता है कर ले। शायद का लहजा करूर में डूबा हुआ था। सालार इस्लाम में अपने तपतिया साहब को मुश्किल कंट्रोल करता खून कतई खबर नहीं थी इन लोगों ने सारा के साथ क्या किया है। वो जो खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ घर आई थी, घर पहुंचकर ठिठक गई। दरो दीवार से टपकती अजीब सी वहशत ने इसका दिल जकड़ लिया था। अजहद हैरान होकर वो पलटी थी। ज़िया भाई, माँ और भाभी कहाँ हैं? चटाक अपने सवाल के जवाब में ज़िया भाई के भरपूर थप्पड़ ने इसके हवाश ठिकाने लगा दिए थे। ज़िया भाई मर गया? ज़िया भाई बेगैरत सिर्फ तेरी वजह से क्या नहीं हो गया? यहाँ इसलिए शहर जाकर कालजों की हवा खाई थी कि भाइयों की इज्जत पर दाग लगा सको। इनका लहजा कहर बरसा रहा था। वो चुपक पिचक कर रो पड़ी। मैं बेकसूर हूँ भाई, कभी ख्वाब में भी आपकी इज्जत पर दाग लगाने का नहीं सोच सकती। मुझे तो सालार ने ज़बरदस्ती अगवा किया था। सालार ने? एक लम्हे के लिए उन्हें झटका लगा था। जी हाँ, वहाँ शहर में ज़बरदस्ती इसने मुझसे निकाह भी पढ़वाया और इतने दिन अपने घर में कैद भी रखा। आज पहली बार वो बैरूनी दरवाजे को लॉक करना भूल गया तो मैं फ़ौरन निकल आई। मेरे यकीन करें भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा इल्ज़ाम सालार अफंदी के सर पर डालकर वो अपनी तरफ से हल्की फुल्की हो गई थी। ज़िया और शाहिद ने कुछ सोचती निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जैसे कि फैसले पर पहुँच
गए। सारा को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम ऐसा करो, उसे शहर वाले बंगले में ले जाओ, मैं पीछे देखता हूँ वो सालार का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ता है। ज़िया ने शाहिद को हुक्म दिया था, जिसकी फ़ौरन तामीर में वो हक्का-बक्का सी खड़ी सारा को बाजू से पकड़कर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहर पहुंचकर इसे बिना कुछ बताए एक तारीख कमरे में कैद कर दिया गया, जिस पर वो पहले से ज़्यादा परेशान होकर रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सालार का ख्याल आता तो धड़कते दिल के साथ अजीब से वसवसे सालार का ख्याल आता तो धड़कते दिल के अजीब से वसवसे कभी दिमाग का घेराव कर लेते। इस पर फ़ायज़ा बेगम और ज़हरा की याद मज़ीद बेकरार कर देती। ये बेकरारी बाकी रहती कि मिनिस्टर की बेटी का टकराव हो गया। इससे वो फितरतन रहम और दिल और इंसाफ पसंद लड़की थी। तमाम हक़ाइक़ जानने के बाद लाल ताल्लुक़ बने रहना इसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अपने भाई के साथ इसकी इत्तला पर वो सारा से मिलने चली आई। दरवाज़ा अचानक खुलने से कमरे में रोशनी की हल्की सी लकीर नमूदार हुई थी। सारा, जो बेड पर पाँव समेटे बेहद परेशान बैठी थी, अचानक चौंक कर आने वाले की तरफ मुतवज्जह हुई। मिनिस्टर की बेटी चंद साने के इसके हाल पर गौर करने के बाद फिर बेड पर इसके साथ ही कुछ फासले पर बैठ गई। हेलो, मुझे शगुफ्ता कहते हैं। मेरे भाई तुम्हारे भाइयों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनसे भी पता चला कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया है, तो यूं ही मिलने चली आई। तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे रियली तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत हमदर्दी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझोगी कैसे? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। शायद ये भी पता ना हो कि तुम्हारी वालदा और भाभी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? आंखों में तैयर भरे वो लरजते दिल के साथ इसकी तरफ देख रही थी। बहुत बुरा हुआ है यार, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाइयों ने घर के सहन में जिंदा जला डाला, जिसके सदमे ने तुम्हारी वालदा की जान भी ले ली, और अब तुम्हारे भाई तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है वो लोग किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से ले जाएं। इससे कुछ ही फासले पर बैठी वो लड़की जाने क्या क्या इंकशाफ कर रही थी, और सारा को लग रहा था जैसे जिंदगी इसके वजूद से रुखसत हो जा रही थी। इसकी साथ मायतें टर्न हो रही थी। जिन जाने जान से प्यारे भाइयों का ये चेहरा, ये किरदार, ये अज़ाइम इसे लम्हों में घायल कर रहे थे। नहीं, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। वो क्यों मारेंगे मेरी भाभी को? मेरी भाभी तो इतनी अच्छी हैं, और मैंने भला क्या बिगाड़ा है इनका जो वो मुझे मारेंगे? ऐसे इसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तो तुम अपने भाइयों से ही पूछना। मैं तो इंसानियत के नाते मैं इतना ही कर सकती हूँ कि जाते हुए तुम बाहर से दरवाज़ा लॉक ना करूँ। पूछा भी गया तो कह दूंगी कि भूल गई हूँ कि तुम्हारे भाई मेरा कुछ। बहरहाल ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब चलती हूँ मैं। हाँ, वो जैसे अचानक आई थी वैसे ही हाथ हिलाती अचानक रुखसत होगी, मगर सारा के अंदर इतनी हिम्मत भी ना रही कि वो अपने पैरों को ही हरकत दे सकती। कितनी देर सकते के अंदाज में वो गम से चूर बैठने के बाद अचानक वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। रिश्तों की इससे ज़्यादा भयानक तस्वीर और क्या हो सकती थी। गाँव में दोबारा सालार के घर जाना भी किसी सूरत खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा वो बहुत सोच कर वो कैफ़े की तरफ चली आई। रुपया पैसा तो पास था नहीं। बस वाले को किराए के तौर पर इसने अपनी नथनी उतार कर दी थी। कैफिया से जुड़े हाल में इतने दिनों के बाद अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। सारा ने भी इससे कुछ छुपाना मुनासिब ना समझा, और सारा अहवाल इसके गोश गुजार कर दिया। फिर इसे लिपटते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। सलार, जो इसके तीनों भाइयों पर नया केस बनाकर इनका फौरी चालान करवाने के बाद अपना ट्रांसफर रुकवाने की तगदो में मसरूफ था, अपने सेल पर कैफे के 1000 कॉल नजरअंदाज करने के बाद सारा के हवाले से मैसेज पढ़कर चौंक गया। कैफे की इतला देने पर कि सारा इसके पास महफूज है, इसने खुद फौरी तौर पर इसे कॉल की थी, और सारा से 2 मिनट की बात करने के बाद वो अपनी पर्सनल गाड़ी में फ़ौरन इससे मिलने पहुंच गया था। अगले 2 घंटों में वह कैफे के घर के ड्राइंग रूम में बैठा सारा को रोते हुए देख रहा था, जिसे सामना होते ही सलार ने इसे 2 थप्पड़ रसीद किए थे। गुस्से को जाने दे सलार भाई, आप जानते तो हैं ये कितनी बेवकूफ़ है, और जाती भी तो कितनी बड़ी हुई है इसके साथ। इस बेचारी को तो ये भी खुश गुजार कर दिया कि इस फिर से लिपटते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रोट दी। सलार, जो इसके तीनों भाइयों पर नया केस बनाकर इनका फौरी चालान करवाने के बाद अपना ट्रांसफर रुकवाने की तगदो में मसरूफ था, अपने सेल पर कैफे की 1000 कॉल नजरअंदाज करने के बाद सारा के हवाले से मैसेज पढ़कर चौंक गया। कैफे की ये इतला देने के पर कि सारा इसके पास महफूज है, इसने खुद फौरी तौर पर इसे कॉल की थी, और सारा से 2 मिनट की बात करने के बाद वो अपनी पर्सनल गाड़ी में फ़ौरन इससे मिलने पहुंच गया था। अगले 2 घंटों में वो कैफे के घर तक के ड्राइंग रूम में बैठा सारा को रोते देख रहा था, जिसे सामने होते ही सलार ने इसे 2 थप्पड़ रसीद किए थे। गुस्से को जाने दे सलार भाई, आप जानते तो हैं ये कितनी बेवकूफ़ है, और जाती भी तो कितनी बड़ी हुई इसके साथ। ये बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके भाइयों ने ये सब क्यों किया, और आपने हर बात तय होने के बावजूद इसे किडनैप करके ज़बरदस्ती निकाह किया। कैफिया ने मौका की नज़ाकत देखते हुए लब खोलना ज़रूरी समझा था। सलार इसके सवालों पर अब लब भेज कर रुख फेर गया था। गाँव के जो कानून और हालात होते हैं वो आप नहीं समझती मिस कैफिया। मैं सारा से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती इसे हासिल करना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। इस इकदाम के लिए मुझे ज़हरा भाभी और फ़ायज़ा फूफो ने मजबूर किया था, क्योंकि वो इन मोहतरमा के मोअज़्ज़ज़ भाइयों के राज जान गई थी। ज़मीन के थोड़े से टुकड़े को बचाने के लिए उनके तीनों भाई साहब इन्हें जान से मारने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। इसलिए पप्पू और भाभी ने घर बुलाकर मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इनसे इनके साए से भी दूर ले जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि इन्हें ज़हरा भाभी पर शक कैसे हुआ, मगर जब तक मैं वहाँ उनकी मदद के लिए पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। इसे कहीं जाकर अपने गाँव वालों से भी अपने भाइयों की दरिंदगी का हवाल सुने, फिर ये फैसला करे कि इसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं। इसका मूड बेहद ख़राब था। सारा का झुका सद मजीद झुक गया। जो हो गया इसे भूल जाए, अब आगे ये सोचना कि हमें क्या करना चाहिए।
कैफिया ने फिर इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। जब वो सोने से उठते हुए बोला, मैं बेहतर तौर से जानता हूँ कि आगे क्या करना है, आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ आप अपनी दोस्त का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको फूफू की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो किसी तरह पर लाइन पे नहीं आ रहा था। कैफिया ने बौखलाकर कुछ कहने की कोशिश की तो सारा ने जल्दी से अपना हाथ इसके हाथ पर रखकर इसे खड़े होने और कुछ भी कहने से रोक दिया। नहीं, इन्हें जाने दो, तुमने सुना नहीं, इसकी बात मानकर उन्होंने मुझसे शादी नहीं की, गलती की है। ने दो अपनी गलती, इन्हें मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। रंदे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके वो ड्राइंग रूम से निकल गई थी, जबकि पीछे कैफिया सलार को इस पर गुजरने वाली तमाम मुसीबतों का हाल सुनाती रही। इसकी शादी के दिन से करीब आ रहे थे। अब सारा मैं भी मुझे दिल के साथ इसकी शादियों की तैयारियों में इसकी भाभी भाई का हाथ बटा रही थी। अभी कुछ रोज़ कबल इसके तीनों भाइयों पर इसकी भाभी और असलम लोहार की बेटी के कत्ल का पर्चा अदालत से ऑर्डर हो गया था, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार करके इनका चालान मुकम्मल कर दिया गया था। जिस ज़मीन और जायदाद के लिए वो इंसान से अवान बनने फिरते थे, वो ज़मीन यूं ही लावारिस पड़ी रह गई थी। कोई इनकी पैरवी करने वाला नहीं था। जिन दोस्तों और ऊंचे ताल्लुकात पर उन्हें घमंड था, इन दोस्तों ने पलट कर खबर भी ना ली थी कि उनकी पता नहीं कितनी माओं के और आहों की बद्दुआओं का जाल उन्हें घेरे हुआ था। पुलिस के जिन बेज़मीर अफसरों को उन्होंने पैसे की ताकत से खरीद कर अपना गुलाम बना रखा था, वो सारे या मुअत्तल हो गए थे या इनका ट्रांसफ़र हो गया था, जबकि सालार के ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। इसने हवेली को ताला लगवा कर ज़मीन ठेके पर मुख्तलिफ मज़ारों को दे दी थी और ठेके से हासिल होने वाली रकम सारा के ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी। कैफिया से गाए बगाए इसकी बात होती रहती थी। वो इसकी मिन्नत करती थी कि वो सारा को माफ़ कर दे, मगर वो सुनी अनसुनी करके बात टाल देता। अब जैसे जैसे इसकी अपनी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, इसका दम जैसे घटता जा रहा था। इस रोज़ सारा तबीयत की नासाजी के बायस जल्दी सो गई थी, जबकि वो अजीब सी उदासी और बेचैनी की शिकार होकर सख्त ठंड के बावजूद बाहर लॉन में आ बैठी। अंदर इतनी घुटन थी कि वो बार बार पलके झपक कर बावजूद टूट कर रोना आ रहा था। अपने ख्यालों और सोचों में मगन बैठे वो जाने किसकी जहाँ की सैर कर रही थी, जब बैरूनी गेट पर किसी की मुसलसल दस्तक ने इसे चौंका डाला। अपने तखय्युल की जहां से बाहर निकलकर गर्म शाल को अच्छी तरह दोनों गंदों के गिर्द फैलाती वो उठकर गेट तक आई और बाहर हुरैन को खड़े देखकर ठिठक गई। आनी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज़ जल्दी आए ना। जैसे इसने गेट खोला, हुरैन इसका हाथ थाम कर रोते हुए बोली, जैसे इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। क्या हुआ है पापा को? फौरन इसके साथ ग्रीन पैलेस की तरफ लपकते हुए इसने पूछा था। जब वो बोली, पता नहीं, मैंने कमरे में गई तो पापा बेड पर उल्टे पड़े थे, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी और पेशानी से खून भी बह रहा था। हुरैन की बात ने इसे मजीद डरा दिया, मगर इसके बावजूद वो इसे तसल्ली देती तकरीबन भागकर अजीम के कमरे की तरफ पड़ी थी, जहां वो रैन की इत्तला के ऐन मुताबिक बेड पर औंधा पड़ा था। कैफिया धड़कते दिल की रफ्तार की परवाह किए बगैर तेजी से इस पर झुकी थी। अजीम मगर वो बेसुध पड़ा था। हल्की फुल्की बड़ी हुई शेव, अंदर को धंसी आंखें और बिखरे बालों ने इसका हाल खासा अफसोसनाक बना रखा था। वो झंझोड़ते हुए बेसाख्ता रो पड़ी, इसे अजीम उठो ना प्लीज़। मुश्किल इसने इस पर बेड पर सीधा किया था। जवाब में अजीम ने इसके हाथ झटक दिए। वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर नशे की शिद्दत के बायस आंखें खोल नहीं पा रहा था। कैफी ये भूल गई थी कि इसके मंगेतर और भाई ने इसे क्या नसीहत की थी। इसे इस चीज़ की परवाह भी नहीं रही थी। इसके सामने जो शख्स अब तरहाल में पड़ा था वो इसका महरम नहीं था। इसे सिर्फ इतनी खबर थी कि वो रो रही थी और इसका दिल किसी भी खदशे से बेनियाज जैसे डूबता जा रहा था। अजीम, आपकी पेशानी से खून बह रहा है, प्लीज़ आंखें खोलें। इसके कंधे जोड़ते हुए झुकी थी और इसी लम्हे अजीम ने अजीब सी बेखुदी में इसे जकड़ा था। मुनज़्ज़ा कैफिया को लगा इस अचानक अवतार पर इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। कतई गुमान न होने के बायस इसके खींचने पर वो खासी अनबैलेंस होकर इस पर गिरी थी। अब इसका चेहरा जैसे फक हो रहा था। मुनज़्ज़ा, मैं भी मर जाऊंगा। अपनी गर्म बोझल आवाज़ में इसकी समाते एन करीब चेहरा घुसाए हुए कह रहा था और वो मचल कर रह गई थी। अजीम होश में है, मैं नजर नहीं। बड़ी दिक्कतों से खुद को संभाला था इसने, मगर अजीम लगा रही जैसे कुछ सुना ही नहीं। कोई ऐसा भी करता है जैसे तुमने किया, इसे छोड़कर कोई जाता है कोई? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और मजीद खुद में जज़ब करने की कोशिश कर रहा था। हुरैन इस सूरत हाल पर मजीद परेशान हो गई थी। कैफिया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इसे नशे की हालत में इसे हरगिज छेड़ना नहीं चाहिए था। अजीम, छोड़ो मुझे। हुरैन को रोते देखकर भरपूर कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उसने इसकी बाजू का मजबूत हल्का तोड़ा और एक भी बल मजीद ज़ाय किए बगैर फौरन संभल कर उठ खड़ी। आनी, पापा को क्या हुआ है? इसकी सांसें अपने मामू पर नहीं आ पा रही थी। कैरैन आकर इसकी टांगों से लिपट गई। दिमाग खराब हो गया पापा का, और कुछ नहीं हुआ। इसे खुद से अलग करते हुए अजीम के कमरे से बाहर निकल गई। दिल की तेज धड़कनें अब भी इसकी समातों में शोर बर्पा कर रही थी। ऐन इसी पल ग्रीन पैलेस की डोर बेल बज उठी। कैफिया को टाइम का अंदाजा नहीं था। यही वजह थी कि वो फूली सांस के साथ जैसे गेट पर आई, अपने सामने खड़े खुरम रजा को देखकर शॉक्ड रह गई। खुरम, आप मर गया? खुरम, सुना तुमने? काश मुझे पहले पता था कि तुम किस कमाश की लड़की हो, तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना जोड़ता। मोहब्बत की पेंगे किसी और से, जिंदगी गुजारने के ख्वाब किसी और के साथ, तूफ है तुम पर। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। वह चाहने के बावजूद अपने दिफा में खुद एतमादी से काम ना ले सकी। ये झूठ है खुरम, निरा बहुतान है मुझ पर। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से बकवास बंद करो। बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने मुझे अब, और नहीं। आधी रात का वक्त और ये तुम्हारी फूली सांसें। अकल का अंधा हूँ मैं जो कुछ नहीं समझूंगा। बोलो,
बेहद गुस्से से चिंगारते हुए इसने इसकी ज़ात को लम्हों में 2 कौड़ी का कर डाला। फिर इसी वक़्त इसके आँसुओं को किसी खातिर मिलाए बगैर वो इसका बाजू पकड़कर इसे तकरीबन खींचते हुए घर ले आया था, जहाँ इसका प्यारा भाई जो उस पर जान देता था, वो भाभी जो किसी तौर माँ से कम नहीं थी, परेशानी से मिलते हुए इसके बारे में बात कर रहे थे। खुर्रम ने इनके सामने पहले इसका बाजू छोड़ा था। क्या बात है खुर्रम? इसे गुस्से में देखकर भाभी ने ही पूछने की जिसारत की थी। इसे पूछिए आपा कि क्या बात है, जिसने मेरे वार्न करने के बावजूद इस शख्स के घर जाते हुए यहाँ किसी को बताने की ज़हमत गवारा नहीं की। पिछले आधे घंटे से इसका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, मगर ये घर में हो तो बात करे ना, मुझसे भला क्यों बात करेंगी? मैं लगता ही क्या हूँ इनका सब कुछ? लगता तो वो है जिसके बच्चों की माँ बनने का शौक चुराया हुआ है इसे। वो गुस्से में बिना सोचे समझे जो मुँह में आ रहा था कह रहा था, जिस पर इसके भाई के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। ये क्या कह रहे हो खुर्रम? ज़बान सँभाल कर बात करो। मैं तो ज़बान सँभाल ही लूँगा। आप अपनी बहन को सँभाल कर रखिए, जो मोहब्बत की पींगे कहीं और बढ़ाकर शादी किसी और से रचाने के ख्वाब देख रही है। इसके लहजे में सफाकी थी और फिर इसके बाद वो चंद लम्हों के लिए भी वहाँ ठहरा नहीं था। वो रिश्ता जो इन दोनों के माबैन कायम था, वो रिश्ता भी जाते हुए ख़त्म कर दिया था इसने। और अब वो वहाँ गहरा सुकूत छाया था। भाई और भाभी इसे एक लफ्ज़ भी नहीं कह सके थे, मगर इसके बावजूद इसे अजीब-सी चुप लग गई थी। सारा को अगली सुबह सारी बात का पता चला तो वो भी परेशान होकर रह गई, मगर साथ में इस शख्स पर भी जी भर कर गुस्सा है, जो अपनी मरहूमा बीवी के इश्क में पागल होने के बावजूद नशे में ही सही मगर इसके दोस्त के वक़ार को मजरूह कर चुका था। कैफियों को मतलब किए बगैर वो खासे तपे अंदाज में ग्रीन पैलेस आई थी और ज़ैनब बी के सामने जो मुँह में आया इस शख्स से कहती गई थी, जो खुद होश में आने के बाद परेशान था। पहली बार इसे अपने नशे की कसरत पर शर्मिंदा हो रही थी। पहली बार इसे एहसास होता कि एक मुर्दा वजूद की मोहब्बत में तबाह होते वो बहुत से ज़िंदा लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा है। यही वजह थी कि वो संभल गया था। पहली फुर्सत में इसने अपने कमरे की तरतीब बदली थी। फिर पहली बार खुद कैफ़े के घर आकर इसके भाई और भाभी से एक्सक्यूज़ किया था। इसके बेपरवाहियों की वजह से कैफ़े का इतना अच्छा रिश्ता रिश्ता ख़त्म हुआ। ज़ैनब भी की देखभाल भी अब पूरी तवज्जो से कर रहा था। भाई और भाभी दोनों को ही इसकी शख्सियत बहुत अच्छी लगी थी। यही वजह थी कि भाई ने इसे अपने कारोबार में शरीक कर लिया था। अब अपने घर की लॉन में बैठते हुए इसकी नज़र में बार-बार सामने वाले घर के टेरेस की तरफ उठती थी, मगर कैफ़िया अपने कमरे की खिड़की से इसे बस एक नज़र देखकर पलट जाती। इस रोज़ जब सारा इसे अज़ीम के हवाले से बहुत तंग कर रही थी, जाने इसके दिल में क्या आया कि इसने सलार को कॉल खड़का दी। वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ था, सिर्फ़ इसका नंबर देखकर कॉल पिक कर गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत हूँ, आप सुनाएँ? मैं भी बख़ैर व आफ़ियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ इसे? पता नहीं शायद ठंड लग गई है, कुछ खाती है ना पीती है, बस उदास रहती है। डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। मैं तो समझा-समझा के थक गई हूँ, तंग आकर आपको फ़ोन किया, आप ही कुछ समझा दें। ओके, आज तो बहुत बिज़ी हूँ, कल चक्कर लगाने की कोशिश करूँगा। इसके चक्कर में आए बगैर इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी तो वो मोबाइल को घूर कर रह गई। इसी पल सारा इसके सिंगार पर चिंगाड़ी खोती लड़की क्या बकवास कर रही हो तुम इस फ़िज़ूल इंसान से? कर नहीं रही यार, कर रही थी और फ़िज़ूल तो वाक़ई बहुत है। मजाल है जो कभी चक्कर में आ जाए। पागल हो तुम और कुछ नहीं। मैं भी करती हूँ, जाकर अज़ीम साहब से बात जान ले लूँगी तुम्हारी, अगर इसका नाम भी लिया तो। क्यों? अब तो ख़ासा सुधर चुका है बेचारा। भाभी बहुत तारीफ़ें कर रही थी इसकी, और फिर तुमने जो कसम खा ली शादी ना करने की, इसका भी तो कोई हल निकालना है कि नहीं? अपनी फ़िक्र करो तो मेरी नहीं। अच्छा नहीं यार, इकलौती दोस्त हो मेरी, फ़िक्र तो करना पड़ेगी। सुना है साहब मसरूफ़ ख़ासे लाइन पर आ गए हैं और चुप-चाप कर ये चाँद तलाशने की कोशिश भी करते हैं। कोई नहीं, बड़ी खुशफ़हमी है तुम्हारी। कोई नहीं, बड़ी खुशफ़हमी है तुम्हारी। वो सिर्फ़ अपनी मरहूमा बीवी से प्यार करता है और बस ज़िंदा बीवी से भी करने लगेगा। तुम मौका तो दो। वो कहाँ बाज़ आने वाली थी। कैफ़ी ने चढ़कर इसकी कमर पर कई मुक्के एक साथ बरसा दिए। अज़ीम लगारी ने कैफ़ी अफ़ंदी को प्रपोज़ किया और ये बात इसके लिए किसी शौक से हरगिज़ कम नहीं थी। वो शख़्स जो अपनी मरहूमा बीवी के लिए पागल था, जैसे इसकी इस्तेमालशुदा किसी चीज़ पर दूसरे का साया पड़ना भी गवारा नहीं था। इस शख़्स ने इसे प्रपोज़ किया था, वो यकीन नहीं कर पा रही थी। भाभी ने इसे इसकी राय पूछी, लेकिन वो खुद और उनके शौहर दोनों इस प्रपोज़ल से बहुत खुश थे। लिहाज़ा शर्माते हिचकिचाते हुए इसने भी हाँ में जवाब दे दिया, जिसके बाद चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब। और अज़ीम हैदर लगारी के नाम से मंसूब होकर इसकी ग्रीन पैलेस में आ गई। कैफ़िया ने अपनी शादी में सालार को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया था, मगर वो अपनी बेतहाशा मसरूफ़ियात के पेश नज़र से वलीमे वाले दिन ही थोड़ी देर के लिए आ सका था, और इस वक्त भी इसने सारा को कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिस पर वो जी भर कर खफा हुई थी। कैफ़िया की रुखसती के फ़ौरी बाद शदीद जज्बातियत का शिकार होकर भी इसने भी फ़ौरी हवेली वापस की तैयारी बांध ली थी, जिस पर भाभी ने खासा एहतजाज किया था, मगर इसने शायदगी से माजरत कर ली। अपनी जान से प्यारी दोस्त को खुशियों की हज़ारों दुआएं देती वो अपने घर वापस लौटी तो दरो दीवार से टपकती अजीब सी वहशत ने इसे फिर रुला दिया। थोड़ी देर में इर्द गिर्द के घरों से खवातीन अफसोस के लिए इसके पास आना शुरू हो गई। इन खवातीन से जैसे वैसे वो अपनी भाइयों की तिनगी का आवाज़ सुनती इसकी हालत गैर होती जा रही थी। अपनी महबूब माँ और भाभी की मौत पर वजह से अंदर से टूट कर रह गई थी। इसे ज़रा सा गुमान भी होता कि इसके हिस्से की जायदाद के लिए इसके भाई इतने जालिम बन जाएंगे तो वो खुद खुशी खुशी अपना हिस्सा उन्हें सौंप देती। असलम लाहौर और इसका बेटा सलार की कोशिश से बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आ चुके थे, मगर इसकी बीवी अब भी झोली फैला फैला कर इसके भाइयों को बददुआएं देती नजर आती थी। सलार को इसकी हवेली आमद का पता चला तो फ़ौरन दौड़ा आया। यहाँ क्यों आई हो? आते ही पहला सवाल इसने यही पूछा था सारा से। इसकी आमद पर अपने आंसू पोंछ लिए।
मेरा घर है, ये कोई रोक सकता है मुझे यहाँ आने से? रोक तो सकता हूँ मगर रोकूंगा नहीं, क्योंकि पुप्पो से वादा कर चुका हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखने का। मगर मुझे अब खुशियाँ नहीं चाहिए। जब मुझे खुशियाँ देखकर खुश होने वाले ही नहीं रहे तो ये खुशियाँ किस काम की? इसकी पलकें फिर भर गईं तो मैं सालार जवाब में इसके मुकाबिल बैठ गया। नहीं सारा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान लेता है और गुनाहगारों को इनके बदअमालियों की सजा देता है। मैं अगर पुप्पो का हुक्म ना मानता तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते। तो क्या हुआ, मुझे मार देते जान से। मेरी माँ और भाभी तो बच जाती। भूल है तुम्हारी, जिन लोगों के ज़मीर मर जाते हैं सारा, वो किसी रिश्ते को भी डसने से बाज नहीं आते। और होता तो वही है जो कातिब तकदीर ने हमारी किस्मतों में लिख दिया है। हो सकता है कुदरत तुमसे अपने बहुत सी सीधे साधे बंदों की भलाई का काम लेना चाहती हो और फिर रोने धोने में खुद को ज़ाया करने के बजाय कोई भलाई का काम करने का सोचो। बाकी जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है तो अगर तुम चाहोगी तो मैं ये रिश्ता खुद जो ज़बरदस्ती कायम किया हुआ था बरकरार रखूँगा। अगर तुम नहीं चाहोगी तो इसके बाद दूर छोड़ने पर इसका दिल जैसे ज़ोर से धड़का था। तो क्या, सीधी सी बात है, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं। हल्की सी सांस भरकर वो मुस्कुराया था। जवाब में सारा ना चाहते हुए इसके सामने रो पड़ी। बस जानू, अब रहम करो मुझ पर, और कितना सबसे काम लूँ, अब तो मेरी भी बस हो चुकी है। इसने नरमी से थाम कर गले लगाते हुए वो बोला तो वो इसके सिर लिपट कर मजीद दिल का गुबार हल्का करने लगी। ये तय था कि वो शख्स मोहब्बतों का गुना सायादार दरख्त था जो इसे अपने रब की करम नवाजी के बाद अपनी माँ की दुआओं से मिला था। और अब इसे खूबसूरत हमसफर का साथ पाकर इसे अपने गाँव के सीधे साधे गरीब लोगों के लिए ना सिर्फ बुनियादी तालीम के असूल का बंदोबस्त करना था, बल्कि अपनी ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी से इस गाँव की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करके इन जातियों को कफ़ारा अदा करना था जो इसके राग भटके हुए भाइयों से जाने अनजाने में सरजद हो रही थी। कि अब इनके अंजाम से बहुत अच्छी तरह अजीम अपनी माँ से हज़ारों दुआएं लेकर उन्हें खुशो खरम सुलाने के बाद जूँ ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, अपने बेड पर कैफे के दुल्हन रूप में साधु हुरैन के साथ मगन देखकर रह गया। और वो कितना हसीन और मुकम्मल नज़ारा था। हुरैन की निगाह अचानक इस पर पड़ी थी और वो खुशी खुशी से फ़ौरन इसके करीब दौड़ी आई थी। आपको पता है आनी मेरी मम्मा बन गई हैं, मैं उन्हें मम्मा कह सकती हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया था। और पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। साद और दादी माँ भी बहुत खुश हैं। आप देखिएगा मम्मा यूँ ठीक कर देंगी दादी माँ को। चुटकी बजाते हुए हुरैन ने कहा तो वो मज़ीद मुस्कुरा दिया। मैं बेटे जादू आता है आपकी मम्मा को, इसलिए वो हर चीज़ यूँ ठीक कर देती हैं। कैफ़ी अब आपकी बेटी की गुफ्तगू को एंजॉय करते हुए खुद भी मुस्कुरा रही थी। वह उसके करीब आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके करीब आने पर दिल की धड़कनें भी फिर मुंतशिर हो गई थीं। जब बोला, बच्चों को साथ ले इसके सोने का इरादा है क्या? जी हाँ। क्यों? क्यों से क्या मतलब है? मेरे बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन इन बच्चों का एक बाप भी है जिसे अब भी तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। वो क्या करे? इसकी आंखों में शरारत थी। कैफी ने आंखें झुका ली। वो भी वेट करे मेरे बच्चों के सोने का? हाँ हाँ, कते मदोशी में सर उतरने वाली हरकत की इतनी बड़ी सज़ा वो इसे कुछ याद दिला रहा था। कैफी का झुका सर मजीद झुक गया। जी हाँ। नहीं यार, मैंने सुना है तुम बड़ी रहमदिल लड़की हो। तुम्हारी सदा ने मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस पलटने में मदद दी है, वरना मुनाज़ा के बाद किसी और के संग जीने का तसव्वुर भी नहीं था मेरे पास। मगर तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी महज अपने लिए जीने का नाम नहीं है, इसका मकसद ही खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर देना है। इसी सोच के तहत देखो क्या से क्या होकर रह गया मैं। इसके लहजे में हल्की सी नमी थी। कैफी सर उठाकर बगौर इसके चेहरे को देखने लगी। तुम बहुत अच्छी हो कैफिया। हो सकता है मुनाज़ा की याद मुझे पूरी तरह से तुम्हें खुश रखने का मौका ना दे, मगर मैं कोशिश करूँगा कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दूँ। बेखबरी में दानस्ता या नादानस्ता अगर कोई भूल हो भी जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करके दरगुजर करने से काम लेती रहना प्लीज़। ओके, थैंक्स डियर, तुम वाकई दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। अजहद ममनून होकर वो अब इसका हाथ थाम रहा था जब साद अचानक बोला, नहीं मेरी मम्मा है। इसने कैफी का हाथ अजीम के हाथ से फ़ौरन खींच लिया था, जिस पर अजीम के साथ साथ वो भी हंस पड़ी। लगता है ये दो ही रहेंगे। अब वो सरगोशी में मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, जिस पर एक बार फिर हंसते हुए कैफे ने साद को अपनी बाहों में भर लिया। सामने मुनाज़ा की तस्वीर लगी थी, मगर कैफे को अब इसमें अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वो आने वाले वक्त के हसीन लम्हों को तस्वर में लाती साद और हुरैन को अपने साथ लगाए अजीम लगारी के मजबूत कंधे पर सर टिका गई। ये कभी कभी कुदरत आप पर यूं मेहरबान भी हो जाती है। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।